बिल्कुल। चलिए, जो आपका मानना है वो नोमुरा का भी मानना है। नोमुरा का कहना है कि इनफैक्ट अब ये है कि मार्केट ने फैक्टर इन किया नहीं है ब्रेग्जिट, और वो एंटिसिपेट भी नहीं कर रहा है ब्रेग्जिट। यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे ये फैक्टर्ड इन नहीं है कि ब्रेग्जिट होगा, लेकिन एंटिसिपेट भी नहीं कर रहा है मार्केट। मंदाना इंडस्ट्रीज़ आपने देखा नीचे, वो करीब लगातार चौथा दिन है जब ये लोअर सर्किट पर है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन है। अब आप देखिए एशियन होटल्स को, ये काउंटर करीब 17% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स में थॉमस कुक ये करीब 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। थॉमस कुक करीब 8% ऊपर कल के मोमेंट के बाद। थॉमस कुक पर क्या सलाह है आपकी किरण? मुझे लगता है और अपसाइड इसमें है, बिल्कुल 250 के करीब जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। इसने बहुत अच्छा कंसल्टेशन किया है करीबन मई 2015 से, यानी बहुत अच्छा टाइम करेक्शन स्पेंड किया है। और उसके पहले हमने देखा था ये बहुत बड़ी मूव 2013 से लेके 2015 तक। तो इतने बड़े मूव के बाद अच्छा टाइम कंसल्टेशन हो गया है, और उसके बाद आज कल से इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम 250 ट्रेडिंग के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से करीबन इसका टारगेट 350-360 के करीब आता है, जो कि अगले 6 महीने में आ जाना चाहिए। तो ओवरऑल बुलिश स्टॉक है, और इसके लिए अगर कोई अभी भी ट्रेड इनिशिएट करता है तो 210 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखिए। बड़ा मुश्किल है आज स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बात करना। आप थोड़ा सा मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम्स की कैटेगरी देख रहे थे, अब मोस्ट एक्टिव बाय परसेंटेज टर्म गेंस के टर्म इसमें देखें तो आप एक और छोटा स्टॉक्स जो कि ऊपर आया है, एक बनारी अमान। अगर आप देखें स्पिनिंग मिल्स पिछले कुछ 10-15 मिनट में इसने कैपिटलाइज किया, ये ऊपर आया है। इन और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स, किटेक्स गारमेंट्स, ये सडनली जंडू रियल्टी अगर आप देखें 3.5% ऊपर है, इसमें एक अच्छा मूव आया है। मैक्स वेंचर्स का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर चुका था। उसके बाद KPR मिल्स ये करीब 24 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, इसमें एक अच्छा मूव है। कॉक्स एंड किंग और ऑर्बिट कॉर्प छोटा स्टॉक, लेकिन अब थोड़ा सा एक मूव देता हुआ। फिर आप देखिए अच्छे मूव वाले में इसाप 566 के स्तर पे 11 रुपये ऊपर आ चुका है अब यहाँ पर ये। और एक मंगलम सीमेंट 290 क्लस्टर में। आई थिंक किरण, सीमेंट स्पेस वाइब्रेंट है इस वक्त। ACC हो, अंबुजा हो, इंडिया सीमेंट्स हो, मंगलम सीमेंट हो, काकतिया सीमेंट हो, इसमें से आपकी कोई शॉपिंग लिस्ट में स्टॉक है? मंगलम सीमेंट बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से, और इधर से हम अच्छा मूव देखने को मिल जाना चाहिए। मंगलम की बात करें तो मंगलम में हम इजीली एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकल लेवल दोनों है। 300 के ऊपर चलने चालू कर देगा तो बहुत बड़ी आपको मूव आती नजर आएगी। तो मूव करीबन 375 रुपए तक जा सकती है अगले 3-4 हफ्ते में। जैसे कि हमने ऐसे ही एक मूव करीबन मई महीने में देखा था इस साल का, और उसके बाद एक 300 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो 300 के ऊपर मैं बाय करने की सलाह दूंगा, 295 का स्टॉप लॉस और 375 के टारगेट्स के हिसाब से। अंबुजा सीमेंट भी स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है अगर लॉन्ग बड़े फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखे तो, और इसका टारगेट करीबन 270-280 आता है। पर सबसे अच्छा मेरा पसंदीदा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत ही बढ़िया प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 3400 एक छोटा सा बैरियर है, पर मैं मानता हूँ कि इजीली एक क्रॉस करता नजर आएगा। और ये चलिए, हमारे साथ अब देवेन चौकसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देवेन, आपको क्या लगता है मार्केट ने कितना प्राइस इन किया है? ब्रेग्जिट होना, नहीं होना, ये दोनों चीज़ें। गुड मॉर्निंग मेहर। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ब्रेक्सिट की जो इवेंट है वो काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर डिस्काउंट हो चुकी है। एक चीज़ के ऊपर डेफिनेटली आई थिंक मार्केट का कंसेंसस बना है कि मोस्ट लाइकली द ब्रिटेन इज़ नॉट गोइंग ब्रेक्सिट वे, विच मीन्स दैट आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टे इन द यूरो रीजन। जो ये चीज़ के ऊपर मार्केट काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स हैव आल्सो आई थिंक स्टार्टेड गेटिंग मोर कंफर्टेबल ऑन दिस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। एंड जो यूके यहाँ पे यूरो रीजन के अंदर बना रहता है, तो उसका मीनिंग ये भी बनता है कि आई थिंक जो ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो टर्बुलेंस अप्रीहेंशंस है वो काफ़ी हद तक आई थिंक मार्केट के लिए आई थिंक सबसाइड हो जाएंगे।
एंड प्रॉबेबली इंडिया मार्केट के अंदर भी जो करेंसी रिलेटेड थोड़ी एंग्जाइटी रहती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट, इफ़ इट ऑल इट हैपन्स, तो भी आई थिंक सबसाइड होती है। एंड गिवन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बनेगा इसके बाद में, ये इवेंट के बाद में। 2 या 3 चीज़ सामने आती है। एक तो जीएसटी का बिल मानसून सीजन में पास होने जा रहा है, दूसरी तरफ मानसून इज़ प्रोग्रेसिंग वेल इन द कंट्री, और ग्लोबल इवेंट लाइक ब्रेक्सिट इज़ आउट ऑफ द वे। देन इन सच सिचुएशन निफ्टी का बेस करीबन 8300 के आसपास बनने की एक संभावना बनती है, तो 8300 8700 की रेंज में निफ्टी शिफ्ट हो सकता है। सो ओवरऑल मार्केट इज टेकिंग दिस व्यू दैट आई थिंक द ब्रेक्सिट इज अ नॉन इवेंट एंड प्रॉबेबली इट विल शिफ्ट, निफ्टी विल शिफ्ट इनटू 8300 8700 रेंज इवेंचुअली। ठीक है देवेन, सबसे ज़्यादा रिस्की क्या लग रहा है आपको इस वक्त? आई मीन बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट इशू। आई मीन अभी कुछ दिनों पहले नेस्कॉम की टिप्पणी आई थी उससे कि हमें इमीडिएटली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। टेक महिंद्रा बोल चुके हैं कि 6 महीने बाद हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, लेग इफेक्ट हमको डेफिनेटली महसूस होगा। आईटी जिसको लेकर बाजार Q4 के बाद बहुत खुश नहीं था, द काइंड ऑफ टॉप लाइन दे हैव पोस्टेड ड्यूरिंग द Q3 एंड Q4, क्या इसमें आप सिवियर डाउनसाइड रिस्क देखते हैं ब्रेक्सिट के बाद, या फिर मान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रिटेन बाहर होता है तो? Well, I think if Britain बाहर होता है तो certainly I think there would be cascading effect coming up. To begin with, I think you might see the impact coming in the shorter term in the currency market, because the currency market and the currency market would take the lead in this kind of a situation. तो पाउंड का घटना, डॉलर का स्ट्रेंथन होना एंड विज़ावी डॉलर अदर करेंसी का फॉल होना, सो दैट कैन क्रिएट अ वेरी टर्बुलेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो दैट इज़ वन बैड पॉसिबिलिटी एज आई वुड कॉल इट. आई थिंक इफ एट ऑल इट हैपन्स, इट्स गोइंग टू बी अ रियली बैड पॉसिबिलिटी एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक वन वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद. और करेंसी मार्केट के अंदर कोई भी बदलाव आता है, देन डेफिनेटली आई थिंक इट विल लीड टू द इम्पैक्ट कमिंग ऑन टू द इक्विटी मार्केट इवेंचुअली, बिकॉज सेल ऑफ इन द इक्विटीज एंड अदर एसेट क्लास वुड स्टार्ट टेकिंग प्लेस. So that could really put the entire global economy into tailspin for sure. I think there is no doubt about it. Whether I think it would happen in everything in one go or whether it would happen over a period of time, my call would be that it would happen over a period of time and not at one go. But generally market एक बार knee jerk reaction ले सकता है if a negative event happens. But मैंने जैसे बताया वो हिसाब से कि I think today the situation is appearing far better. At least I think there is a good possibility that Britain is staying into the Euro region and there is no Brexit happening. So certainly I think that could possibly mean a better possibility going forward than I think the worst situation that we could probably otherwise had. देवेन, कल जब भी रिजल्ट आएंगे अराउंड 11:30 के आसपास भारतीय समय के अनुसार आखिरी जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि काउंटी वाइज आने वाले हैं नंबर्स, तो 11:30 तक सारे नतीजे आ जाएंगे एंड ऑब्वियसली वो कंपाइल्ड जो नतीजा होगा आई थिंक 12 बजे तक आ जाएगा. अगर कहीं ब्रेक्जिट हुआ और उसके चलते मार्केट में गिरावट हुई या फिर वॉलेटिलिटी हुई, तो वो 5 कौन से स्टॉक्स होंगे जो आप इस गिरावट में खरीदेंगे? This is a gun-point question, honestly. I really do not know. I think that कौन से स्टॉक के ऊपर मैं इमीडिएटली ध्यान रखूँगा खरीदने के लिए, क्योंकि जो मार्केट के अंदर कोलेटरल डैमेज होता है, इवन इफ आई थिंक आई बिलीव दैट इन सम ऑफ द केसेस आई थिंक द ब्रेक्सिट वुड बी अ नॉन इवेंट, इन सम ऑफ द बिजनेसेस इट वुड बी अ नॉन इवेंट, बट सर्टनली स्टिल आई वुड बिलीव दैट I think the cascading effect or the collateral damages that could probably affect I think even good quality companies. So I do not want to hazard a guess at this point of time and say that I want to buy these stocks. I think if the market falls, I think I would allow the situation to first pan out and then probably take a call. I will not be in too much hurry at least at this point of time. चलिए इस बीच मैं देवेन एक और चीज़ पूछता हूँ. कुछ ऐसे स्टॉक्स, सेटअप स्टॉक्स जिन पर शायद हम ब्रेक्जिट से हट के भी बात कर सकते हैं. हमारा ऑयल एंड गैस स्पेस के बारे में बात करते हैं. थोड़ी स्टेबिलिटी ओएनजीसी ने दिखाई है. ऑल इंडिया, BPCL, HPCL समहाउ दे आर होल्डिंग देयर हाईएस्ट लेवल ट्रैजेक्टरी. कल हमने देखा पेट्रोनेट ने इस दौर का एक नया हाई छुआ. अब आपको इस स्पेस में बिकॉज दैट क्रूड इशू देवेन अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है? रिलायंस को भी शामिल कर लेता हूँ डिस्कशन में. कहाँ इस वक्त आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी महसूस हो रही है? ये क्वार्टर के अंदर डाउनस्ट्रीम कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत चैलेंज मिल सकता है बिकॉज ऑफ दी GRMs ऑन सम ऑफ दी पेट्रोल प्रोडक्ट्स द फ्यूल प्रोडक्ट्स रादर. सो उसके अंदर आई थिंक थोड़ा बहुत एक चैलेंज रह सकता है ऑन द GRM साइड.
So to begin with, I would say that I think I will probably exclude some of the businesses where I do not want to immediately buy, and I think that would include the marketing companies, OMCs particularly. I think I would probably exclude for the time being. They are adequately priced. Upside is seen limited for the time being, so I would keep them out. On the other side, the crude oil prices have remained steady. So for upstream companies like ONGC, King, I think this may be a slightly better period compared to what it was in the last quarter. So if I have to select, I think then probably this space could be, I think, a better choice compared to the OMCs. हावेवर मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ज़्यादा बनती है कि उसका एक रीज़न एक ऐसा भी है कि ऑन वन साइड द हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इज नॉट अफेक्टिंग देम एज मच बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू सोर्स क्रूड एट अ लोअर प्राइस. Second thing, they are basically maintaining the GRM at a premium level. So obviously, I think for them, I think compared to other OMCs, they are relatively better off. And third, with the petrochemical capacities which is expanded and probably I think giving them a higher amount of volume advantage now, so it is started to contributed better into the profits. And last but not the least, I think the company would have the lower feedstock advantage into its refinery in this year. So प्योर रिफाइनरी बिजनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से रिलायंस बीइंग एन इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल वुड बी बेटर पोजीशन कंपेयर टू मैनी अदर्स. सो आई थिंक द चॉइस वुड रिमेन विद रिलायंस एंड आई थिंक वुड लिमिट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू रिलायंस vis-a-vis I think the other company.